नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज के सेशन में अपन बात करेंगे व्यंजनों से संबंधित बहुत सारे तथ्य, क्योंकि कल तक की कक्षा में अपन बात कर चुके थे व्यंजनों के बारे में। और व्यंजनों के बारे में जो कल तक की कक्षा थी उसमें अपन ने बात की थी किसकी, प्राणवायु के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण की और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण की, जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण पर भी अपन ने चर्चा की थी। साथ ही सघोष और अघोष पर भी अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद में हिंदी के अन्य वर्ण जो थे उन पर अपन विस्तार से चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने अयोग वाह वर्णों पर, उत्क्षिप्त वर्णों पर, आगत ध्वनियों पर, इन सब पर विस्तार से चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो दो चीजें और भी है, द्विरुक्ति और द्वित्व व्यंजन, इन पर बात करते हैं। और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे अपन किसकी, रचना के आधार पर व्यंजनों के प्रकार की। तो चलते हैं दोस्तों आगे, आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो देखो, कल की कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो दो चीजें जो बची हुई थी उनको पूरा कर लेते हैं और फिर उसके बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। तो चलो चलते हैं आगे। और हम बात कर रहे थे कल की कक्षा को बढ़ाते हुए, तुमने कहा एक आया अपने पास में द्विरुक्ति। देखो, द्विरुक्ति, कल की कक्षा को पूरा करते हैं। सबसे पहले बात है कि यार द्विरुक्ति किसे कहते हैं, द्विरुक्ति किसे कहते हैं। अब द्विरुक्ति के बारे में बात करें तो द्वि का मतलब होता है दो बार और उक्ति का मतलब कह देना। मतलब हम यूं कहते हैं कि यदि एक जैसे शब्द साथ में आए तो उसे क्या कहा जाता है, द्विरुक्ति कहा जाता है। यदि एक जैसे शब्द साथ में आए तो उसे क्या कहते हैं, द्विरुक्ति कहते हैं। जैसे परिभाषा के रूप में हम कहें तो हम कहेंगे यदि एक जैसे शब्द, यदि एक जैसे शब्द साथ में आए, यदि एक जैसे शब्द साथ में आए तो उसे द्विरुक्ति कहते हैं, द्विरुक्ति कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, द्विरुक्ति कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा, जैसे पल पल। अब देखो, पल पल हमने लिखा साथ साथ, हमने लिखा दिन दिन या क्षण क्षण। देखो क्षण क्षण, पल पल, ये जितने भी शब्द अपने लिखे इनकी दो बार उक्ति हो रही है, तो अपन इसे द्विरुक्ति भी कह सकते हैं और इसे पुनरुक्ति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पुनरुक्ति। तुमने क्या कहा, यदि एक जैसे शब्द साथ साथ आते हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, द्विरुक्ति के नाम से जानते हैं और इसे पुनरुक्ति के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अगली जो चीज है उस पर भी बात कर लेते हैं, और अगली जो चीज है वह है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, अगला जो है वो क्या है, द्वित्व व्यंजन। अब देखो द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, द्वि का मतलब दो बार उपस्थित हो जाना। तो हम यूं कहते हैं यदि एक ही व्यंजन क्रमशः दो बार आए तो उसे किस नाम से जानेंगे, द्वित्व व्यंजनों के नाम से जानेंगे। यदि एक ही व्यंजन क्रमशः दो बार आता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, द्वित्व व्यंजनों के नाम से जानते हैं। परिभाषा भी लिख लेते हैं, यदि एक ही व्यंजन, यदि एक ही व्यंजन क्रमशः, यदि एक ही व्यंजन क्रमशः दो बार आए, यदि एक ही व्यंजन क्रमशः दो बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। कैसे, अब कैसे, जैसे हमने कहा, देखो इसके उदाहरण स्वरूप अपन बात करें तो हमने लिखा जैसे, हाँ, यदि एक ही व्यंजन क्रमशः दो बार आए तो उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मतलब एक ही व्यंजन क्रमशः दो बार आना चाहिए, लेकिन एक शर्त है यहाँ पर कि एक आधा होगा और एक क्या होगा, पूरा होगा। एक आधा होगा और एक क्या होगा, पूरा। जैसे हमने कहा सम्मान, ये देखो सम्मान, उल्लास, उल्लास, उन्नति, उन्नति, दिल्ली, बिल्ली, सुग्गा। ये देखो दिल्ली, बिल्ली, सुग्गा। और आगे बात करें, लड्डू, लड्डू। और आगे बात करें, जच्चा, जच्चा। और आगे बात करें तो हमने क्या कहा,
बच्चा। ये देखो, अब इनमें सब में देखो एक ही व्यंजन क्रमशः 2 बार आ रहा है। ये देखो, मामा, लला, नाना, लला, गग, डड, चच और चच। हम क्या कह रहे हैं, यदि एक ही व्यंजन क्रमशः 2 बार आता है तो उसे किस नाम से जानेंगे? द्वित्व व्यंजन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? द्वित्व व्यंजन के नाम से। देखो, सम्मान मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में क्या गया है? उल्लास। क्यों आया? क्योंकि आपने क्या कर लिए? उन्नति कर ली, मतलब नौकरी मिल गई है, उन्नति कर ली है। तो फिर आप घूमने कहाँ जाओगे? दिल्ली जाओगे। कहाँ जाओगे? दिल्ली। और दिल्ली से क्या लाओगे? सुग्गा। सुग्गा जानते हो दोस्तों, जिसे अपन अंग्रेजी में पैरट भी बोलते हैं, जिसे अपन मिट्टू, मिट्टू टूया भी अपन कह सकते हैं। बाकी हाड़ौती में बात करें तो जिसे बांडिया भी बोलते हैं, जानते हो, जिसे अपन तोता कहते हैं, वो लाओगे सुग्गा। और फिर आप क्या बांटोगे? लड्डू बांटोगे। क्यों बांटोगे लड्डू? क्योंकि आपको ही पता है अगला प्रोग्राम क्या है, जच्चा और बच्चा। देखो अगला प्रोग्राम, क्यों? क्योंकि सब कुछ हो जाएगा, आप भी नौकरी लग जाओगे, आपकी पत्नी भी नौकरी लग जाएगी, तो फिर आपको तो बांटने पड़ेंगे क्या? लड्डू। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो अगला प्रोग्राम है वो कौन सा है? जच्चा और बच्चे का है। तो जच्चा और बच्चा। अब बात आती है यार कि यार जच्चा और बच्चा किसे कहेंगे? तो बच्चा तो आप जानते हो जो आपके होने वाला है, लेकिन जच्चा किसे कहते हैं? प्रेग्नेंट लेडी, जिसे गर्भवती महिला के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रहेगा दोस्तों, गर्भवती महिला के नाम से। आपने देखा हो तो पहले एक कार्ड चलता था जिसका नाम था जच्चा बच्चा कार्ड, बाद में उस कार्ड का नाम बदल कर रख दिया गया क्या? ममता कार्ड। तो इस प्रकार अपन ने इन दो चीजों पर चर्चा की थी जो कल की क्लास में बाकी रह गए थे। एक तो क्या है द्विरुक्ति और एक क्या है द्वित्व व्यंजन। यदि एक जैसे शब्द साथ साथ में आए तो उसे किस नाम से जानते हैं? द्विरुक्ति ने पुनरुक्ति भी कह सकते हैं। और द्वित्व व्यंजन, यदि एक ही व्यंजन क्रमशः 2 बार आए तो उसे किस नाम से जानते हैं? द्वित्व व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। हो गया यहां तक? चले आगे, कोई डाउट नहीं है। चलो अब बात करेंगे अपन आगे की, और हम यूं कह रहे हैं कि रचना के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर अपन ऐसा कहेंगे व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम। क्या नियम हैं, इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तो टाइटल तो यही क्या है कि रचना के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। देखो, रचना के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। किसके आधार पर? रचना के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। कि रचना के आधार पर व्यंजनों को किस किस रूप में देखा गया है, या फिर हम यूं कह रहे हैं कि व्यंजनों को स्वर रहित कैसे किया जाता है, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपन दोस्तों, है ना। तो देखो, सबसे पहले जो बात आ रही है, सबसे पहले जो वर्गीकरण पर अपन बात करेंगे वो बात करेंगे खड़ी पाई वाले व्यंजन। देखो नंबर 1 कौन से? खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजन। अब खड़ी पाई वाले व्यंजनों से क्या मतलब है अपना? खड़ी पाई जानते ही हो, जब भी अपन वर्ड लिखते हैं तो ये जो डंडा लगाते हैं ये कौन सी पाई है? खड़ी पाई है। और इससे इसके योग से जितने भी व्यंजन बनेंगे वो सारे के सारे कौन से व्यंजन कहलाएंगे? खड़ी पाई वाले व्यंजन कहलाएंगे। जैसे अपन बात करें ख की, देखो जैसे अपन बात कर रहे हैं ख, तो देखो अपन ने लिखा ये ख, तो ये ख जो है इसमें जो लग रही है वो क्या है? खड़ी पाई है। ये क्या है? खड़ी पाई। लेकिन यदि अपन बात करें साथ के साथ ही बात कर रहे हैं रचना के आधार पर व्यंजनों के प्रकार की, तो हम यूं कह रहे हैं इस ख को यदि आधा करना होगा तो अपन इस खड़ी पाई को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तब अपन इसे कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तब अपन इसे कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे। ये देखो ये लिखेंगे। और आगे बात करें खड़ी पाई की, तो अगला देखिए अपन ये ग, देखो ये ग, इस ग को लिखना होगा तो अपन कैसे लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे। और देखिए अपन, देखो दोस्तों, तुमने लिखा च, ये च, इसे लिखना होगा तब कैसे लिख देंगे अपन? ऐसे लिख देंगे। और देखो ये ल जो है इसे लिखना होगा, कैसे लिख देंगे अपन? ये देखो, तुमने क्या कहा? ये कौन से व्यंजन है? खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं। और हम यूं कह रहे हैं खड़ी पाई वाले व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए अपन हलंत चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हैं, और अपन खड़ी पाई को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो ये रचना के आधार पर, मतलब इन व्यंजनों का निर्माण जो अपन ने किया वो किसके आधार पर किया? खड़ी पाई के आधार पर किया। ऐसे बहुत सारे और भी है, ये अपन केवल उदाहरणों पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? खड़ी पाई वाले व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? खड़ी पाई वाले व्यंजन। बात समझ में आ रही है दोस्तों? यहां तक कोई डाउट नहीं है। चले आगे, देखो, और हमने ये भी कहा है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए उनकी खड़ी पाई को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। राइट। अब आते हैं अपन नंबर 2 पर, फलक वाले व्यंजनों पर। देखो नंबर 2 कौन से व्यंजन है? फलक वाले व्यंजन। नंबर 2 है अपने पास में फलक वाले व्यंजन। फलक
वाले व्यंजन। अब फलक वाले व्यंजन क्या होते हैं भाई, इन पर भी चर्चा करते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनमें क्या होती है, फलक होती है, जिनमें क्या होती है, फलक होती है, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, फलक वाले व्यंजन कहलाते हैं। अब देखें कौन कौन से हैं फलक वाले व्यंजन। देखो तो हमने कहा सबसे पहले ये फ, हमने लिखा जैसे ये क। अब देखो इनमें क्या है, ये फलक ही तो है। अब ये फलक वाले जो व्यंजन हैं इनको जब स्वर रहित किया जाएगा तो इनका जो द्वितीय फलक है ये, इसे क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। इसे क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अपन कैसा लिखते हैं, देखो ऐसा लिखेंगे ये फ, और ये क जब लिखना होगा तब कैसा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये कौन से व्यंजन है, फलक वाले व्यंजन। और फलक वाले व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए क्या किया जाता है, ये इनका जो द्वितीय फलक है इन्हें क्या कर दिया जाता है, आधा काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, आधा काट दिया जाता है। इसके बाद में यदि अपन बात करें और भी, तो देखो तीसरा क्या आता है अपने पास में, तीसरा आता है पेंदे वाले व्यंजन। कौन से आते हैं, पेंदे वाले व्यंजन, पेंदे वाले व्यंजन। अब पेंदे वाले व्यंजनों से बात करें तो जिनके नीचे क्या होता है, पेंदा होता है, जिनके नीचे क्या होता है, पेंदा होता है, उन पर बात कर रहे हैं। अब देखो कौन कौन से पेंदे वाले व्यंजन, तो देखो हमने लिखा है पेंदे वाले व्यंजनों में एक आया अपने पास में, एक आया अपने पास में देखो ट, ये ट दिख रहा है, और आया अपने पास में ये ड दिख रहा है। अब देखो ये पेंदे वाले व्यंजन है, अब इन्हें क्या किया जाएगा, आधा किया जाएगा। तो पेंदे वाले व्यंजनों को आधा करने के लिए क्या करते हैं अपन, इनके नीचे क्या लगा दिया जाता है, हल चिन्ह लगा दिया जाता है। ये देखो इनके नीचे क्या लगा दिया जाता है, हल चिन्ह लगा दिया जाता है। तो पेंदे वाले व्यंजनों को आधा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब बात करेंगे कि यार ये ड, ये देखो ये पेंदे वाला व्यंजन तो है राइट, लेकिन अपन कल एक चीज पर चर्चा कर रहे थे, आपको याद हो तो हमने कहा था एक था ड और एक था अड, ये दोनों, और इन दोनों के बारे में हमने कहा था ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण, और इन्हें ताड़न जात के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ताड़न जात के नाम से। तो हमने कहा था उत्क्षिप्त वर्णों को स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उत्क्षिप्त वर्णों को यदि आप स्वर रहित करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो उत्क्षिप्त वर्ण हैं ये, इनको स्वर रहित करोगे तो आपको हल चिन्ह लगाना पड़ेगा। और यदि मान लो आप हल चिन्ह लगाओगे तो ये प्रोग्राम पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक ही वर्ण में दो चिन्हों का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये चिन्ह लग रहा है और ये कौन सा चिन्ह है, ताड़न जात चिन्ह, तो फिर ये दूसरा चिन्ह आपने कैसे लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ये हिंदी के नियमों के विपरीत है। यदि एक ही वर्ण में पहले से चिन्ह लगा हुआ है तो दूसरे चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी कारण हम कहते हैं क्या, कि उत्क्षिप्त वर्णों को स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। क्या देखा अपन ने अभी तक, देखो रचना के आधार पर व्यंजनों के प्रकार देखे, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस प्रकार इन्हें स्वर रहित किया जाता है। अर्थात इन्हें स्वर रहित करना होगा तो अपन क्या कर देंगे, खड़ी पाई को हटा देंगे। तो इस प्रकार हमने कहा कि रचना के आधार पर व्यंजन तीन प्रकार के हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजन, दूसरे कौन से देखे दोस्तों, फलक वाले व्यंजन, और तीसरे कौन से देखे, पेंदे वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। दूसरे हमने कहा फलक वाले व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए उनका द्वितीय फलक वो काट दिया जाता है। और पेंदे वाले व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए केवल किसका प्रयोग किया जाता है, हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान देंगे काम की बात कि उत्क्षिप्त वर्ण जो होते हैं इनको स्वर रहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्क्षिप्त वर्णों के नीचे क्या लगा रहता है, नुक्ता चिन्ह। और जब नुक्ता चिन्ह लगा ही रहता है तो आप एक साथ एक ही वर्ण पर दो चिन्हों का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आपने ऐसा किया तो फिर ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब यदि ये बात समझ में आई गई हो तो अपना जो अगला टाइटल है वो इन पर ही रहेगा, किन पर, उत्क्षिप्त वर्णों पर। कि यार उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग यदि होता है तो कहां कहां पर इनका प्रयोग होता है और कहां कहां पर इनका प्रयोग नहीं होता है। अगले टाइटल पर बात करते हैं, चले आगे दोस्तों, अगले टाइटल पर बात कर लेते हैं अपन उत्क्षिप्त वर्णों के प्रयोग पर। देखो अगला है अपने पास में उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग। तो हमने लिखा उत्क्षिप्त वर्णों कौन कौन से, ड और अड, उत्क्षिप्त वर्णों के प्रयोग के नियम, उत्क्षिप्त वर्णों के प्रयोग के
नियम कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर तो होता है और कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस पर विस्तार से चर्चा अपन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे अपन नियम नंबर 1 की। अब इसका नियम नंबर 1 क्या कहता है, सुनना ध्यान से कि उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, ड़ और अड, राइट दोस्तों, जिनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। और हमने ये भी कहा था कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा ऊपर की ओर जाती है और झटके से नीचे की ओर आती है, उन्हें क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। तो हम यूं कहते हैं कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। क्या कहा कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। यदि ऐसा हो रहा है दोस्तों तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, देखो लिखना नहीं है, पहले समझना। हमने कहा कि उत्क्षिप्त, हमने कहा है कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग, उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, नहीं होता है। देखो, हमने कहा कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। यदि ऐसा हो रहा है तो शब्द क्या माना जाएगा, गलत। जैसे देखते हैं अपन शब्दों को, तो जैसे मान लो मैंने लिखा ढोल, मैंने लिखा ढोल, मैंने लिखा डमरू, मैंने लिखा डगर, मैंने लिखा ढोर, मैंने लिखा डोर। ये देखो, मैंने लिखा डोर। लेकिन हम यूं कह रहे हैं ये जितने भी शब्द अपन ने लिखे हैं ये सारे के सारे शब्द ही क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इनका प्रारंभ किससे हो रहा है, उत्क्षिप्त वर्णों से हो रहा है। किससे हो रहा है, उत्क्षिप्त वर्णों से। और अपना नियम कह रहा है कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। यदि ऐसा हो रहा है तो गलत हो जाएगा। तो सारे के सारे शब्द ही क्या है, गलत। तो शुद्ध क्या होगा दोस्तों, तुमने कहा शुद्ध होगा, इनके शुद्ध रूप लिखेंगे अपन। तो शुद्ध क्या होता है, यह ढोल ऐसे नहीं, ढोल आएगा ऐसे, डमरू ऐसे नहीं, डमरू आएगा ऐसे। डगर की बात करें तो डगर ऐसे नहीं, डगर आएगा ऐसे। इसको वापस लिख ही देते हैं। ये देखो, ये डमरू, डमरू। और आगे बात करें तो ये डगर, ये देखो ये डगर। फिर हमने लिखा ये ढोर, हमने लिखा ये डोर। अब ये बिल्कुल सही है, ये सारे के सारे, जबकि ये सारे के सारे शब्द ही क्या है, गलत। क्योंकि इन शब्दों का प्रारंभ जो है वो उत्क्षिप्त वर्णों से हो रहा है। और अपना नियम कहता है कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में तो कदापि नहीं होगा। तो ध्यान रहेगा दोस्तों। चलो आ जाते हैं अपन नियम नंबर 2 पर। क्या कहता है नियम नंबर 2, देखो नियम नंबर 2 कहता है कि, नियम नंबर अपना 2 है वो यूं कह रहा है कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग, उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग, उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है, अंत में होता है। क्या कहा कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग या तो शब्द के मध्य में होगा या कहाँ होगा, शब्द के अंत में होगा। मतलब प्रारंभ में तो नहीं हो रहा ना, तो या तो मध्य में होगा या फिर कहाँ होगा, अंत में होगा। अब देखो देखते हैं, यदि मान लो मैं ऐसा लिखता क्या, लड़का, तो मुझे बताओ क्या ये लड़का सही है, क्या आपकी नजर में सही है, क्या गलत है। ये लड़का क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि लड़का की बिंदी नहीं लग रही। और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि बिना बिंदी वाला लड़का क्या होता है, अशुद्ध होता है। बिना बिंदी वाला लड़का क्या होता है, अशुद्ध। बिंदी वाला लड़का क्या होता है, शुद्ध होता है। तो ये लड़का क्या है, अशुद्ध है। ये लड़का क्या है, अशुद्ध। शुद्ध क्या होगा, लड़का। अब ये लड़का बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। जैसे हमने कहा कि बिना बिंदी वाला लड़का शुद्ध, बिंदी वाला लड़का ही क्या होता है, शुद्ध। और लड़के की बिंदी कब लगती है, जब लड़के की क्या हो जाएगी, शादी। तब कौन आएगी, पत्नी। और पत्नी आते ही क्या लगाएगी, बिंदी। और फिर लड़का जब बाहर ही नहीं जाएगा, रोता ही नहीं फिरेगा, तो कहीं का अशुद्ध रे भाई। ठीक है। उसी प्रकार हमने कहा ये लड़की,
तो ये लड़की भी क्या है, गलत। शुद्ध क्या होगा, लड़की। शुद्ध क्या होगा, लड़की। तो देखो हमने कहा उत्सित वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य में होता है, तो बिल्कुल देखो मध्य में हो रहा है। फिर हमने क्या लिखा, सड़क। हमने क्या लिखा, सड़क। तो ये सड़क भी गलत है। शुद्ध क्या होगा, सड़क। क्यों, क्योंकि सड़क पर ध्यान तभी जाता है जब सड़क पर कौन चलती है, बिंदी लगाने वाली चीजें। समझना है दोस्तों, सड़क पर ध्यान कब जाएगा, जब कौन चलेगी, बिंदी लगाने वाली चीजें चलेगी। फिर हमने लिखा जैसे हमने लिखा गड। बताओ सही है क्या, गलत है। क्या होगा, गड्ढा। अब सही है। क्यों, क्योंकि हमने कहा जितने भी गढ़ों का निर्माण हुआ सब किसकी वजह से, बिंदियों की वजह से। और जितने भी गढ़ों की ऐसी की तैसी हुई है वो भी किसकी वजह से, बिंदियों की वजह से। तो गढ़ में भी क्या आएगी, बिंदी आएगी। फिर हमने कहा देखो मारवाड़। मारवाड़, मारवाड़। बताओ सही है क्या, गलत। शुद्ध क्या होगा, मारवाड़ होगा, मारवाड़। ये देखो। फिर हमने कहा लकड़ी, ये भी क्या है, गलत है। शुद्ध क्या होगा, लकड़ी। इस प्रकार हमने क्या कहा कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य में होगा या फिर अंत में होता है, मतलब शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। बात समझ में आ रही है कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य में होगा या फिर कहां होगा, शब्द के अंत में होगा। राइट दोस्तों, कोई डाउट नहीं है। ये अपना कौन सा नियम हुआ, नियम नंबर 2। अब आते हैं अपन नियम नंबर 3 पर। देखो अपना नियम नंबर 3 क्या कहता है। अपना नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 जो है वो यूं कह रहा है मेरे दोस्तों कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी नहीं होता है। उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी नहीं होता है। देखो नियम नंबर 3 कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग, उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी नहीं होता है। उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी नहीं होता है। क्या कहा कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी नहीं होता है। यदि ऐसा किया जा रहा है तो शब्द ही क्या है, गलत है। जैसे हमने लिखा रोड, ये देखो शब्द है रोड, ये रोड। तो ये रोड क्या है भाई, गलत है भाई साहब। क्या ये, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि हमने कहा कि रोड शब्द अंग्रेजी का है, हम लिखते भी हैं कैसे, ROAD। और अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना कि रोड का मतलब ही क्या होता है, सड़क। रोड का मतलब ही अपन क्या लेते हैं, सड़क। और सड़क पर क्या आती है, बिंदी। क्यों, क्योंकि रोड की बिंदी गिर गई और कहां आकर गिरी है, सड़क पर आकर गिरी है। ध्यान रखना दोस्तों ना। तो हमने कहा ये रोड गलत है, और यदि मान लो अपन लिखते हैं ये रोड, तो ये रोड बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ रहा है समझ में। फिर और आगे बढ़े तो देखो हमने लिखा क्या, क्राउड। ये क्राउड, ये क्राउड भी क्या है, गलत। शुद्ध क्या होगा, ये क्राउड। ये देखो अब सही है क्या, बताओ। शब्द ही क्या है, गलत, क्योंकि दोनों सेम शब्द है। क्यों, क्योंकि ये रोड और ये क्राउड जो है ना वो अंग्रेजी के शब्द हैं। और अपना नियम क्या कह रहा है कि अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होता है किनका प्रयोग, उत्क्षिप्त वर्णों का। तो ये दोनों शब्द क्या हो गए, गलत। तो इसे शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये बिंदी हटाएंगे। क्या करेंगे, ये बिंदी हटाएंगे। अब देखो अब सही है बिल्कुल। मतलब हमने कहा ये रोड भी सही और ये क्राउड भी सही, राइट। जैसे फिर मैंने कहा रेडियो, ये रेडियो। बताओ रेडियो सही है क्या, गलत। शुद्ध क्या होगा, रेडियो। रेडियो, रेडियो। अब बिल्कुल सही है, ठीक नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा साउंड, ये साउंड, ये सही है क्या, शब्द ही गलत है। शुद्ध क्या होगा, साउंड। इस प्रकार हमने क्या कहा कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होता है। जैसे अपन लिखते हैं ना, एक शब्द है अपने पास में बोर्ड, ये देखो ये बोर्ड, ये बोर्ड। तो बोर्ड शब्द ही गलत है। शुद्ध क्या होगा, बोर्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बोर्ड शब्द जो है वो किसका है, अंग्रेजी का। और हम यूं कहते हैं कि अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। तो बात समझ में आ रही है। हमने क्या कहा कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, तो फिर कहीं ना कहीं तो होगा। तो नियम नंबर 2 क्या आया कि या तो मध्य में होता है, फिर कहाँ होता है, अंत में होता है, राइट। और फिर नियम नंबर 3 क्या आया कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी नहीं होता है। आ रही बात समझ में। चलो अगले नियम की ओर चलते हैं दोस्तों, अगले नियम की ओर चलते हैं।
और अगले नियम पर बात करें यदि अपन नियम नंबर 4 पर, नियम नंबर 4, और नियम नंबर 4 यूं कहता है कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग, उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग, उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में भी नहीं होता है, तत्सम शब्दों में भी नहीं होता है। उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में भी नहीं होता है। ये देखो किस में नहीं होता है, तत्सम शब्दों में नहीं होता है भाई साहब। उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में भी नहीं होता है। अब इसके लिए क्या समझे, जैसे मान लो मैंने लिखा शब्द षडानन, तो बताओ क्या ये षडानन सही है क्या, गलत है भाई साहब। हमने शब्द लिखा षड्यंत्र, बताओ क्या ये षड्यंत्र सही है क्या, गलत है भाई साहब। क्यों गलत है, क्यों, क्योंकि दोनों शब्द जो है वो तत्सम शब्द है और दोनों का निर्माण हुआ है काई के योग से। देखो सट धन आनन, आनन, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, य र ल व ह हो या सभी स्वर में से कोई सा भी एक वर्ण हो, तो संधि करने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। इसी कारण ये ट बदलेगा ड में, ट आधा तो ड भी आधा। अब डिजाइन आई सड धन आनन, और ये ड में आ की मात्रा और शब्द क्या बनेगा, सडानन। तो बताओ बिंदी कहां से लेकर आए, तो बिंदियों के साथ कभी भी जबरदस्ती ना करें, नहीं तो धारा लग सकती है। याद है आपको भी, बिंदियों के साथ यदि आपने जबरदस्ती की तो धारा 376 बिल्कुल तैयार बैठी है। इसी प्रकार शब्द जो है वो क्या है, वो शब्द यही है। ये देखो सट धन यंत्र, तो ट बदलेगा ड में, ट आधा तो ड भी आधा, तो हमने कहा सड धन यंत्र, तो ये ड यहां तो आता तो ड को पूरा कर दिया, अब यहां नहीं है तो शब्द केवल सीधा सीधा यही तो रहेगा षड्यंत्र, तो ड आधा है तो आधा का आधा ही, आपने पूरा भी किया और बिंदी भी लगा दी, गलत। तो दोनों जो शब्द है शब्द ही गलत है, शुद्ध क्या होगा सडानन, ये सडानन सही है। और षड यंत्र, ये षड्यंत्र बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ये वर्ण, ये जो शब्द थे ये संस्कृत के शब्द थे, संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है और अपना नियम कहता है कि तत्सम शब्दों में भी उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। आ रही बात समझे दोस्तों, ध्यान से देखते हुए चलना। इनके प्रयोग के नियमों पर अपन विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो नियम नंबर 4 के बारे में चर्चा कर ली कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में भी नहीं होता है। ये अपने कौन से नियम हुए, नियम नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब अगर आगे चर्चा कर लेते हैं, अगला जो नियम आ रहा है वो आ रहा है अपने पास में नियम नंबर 5। अब देखो नियम नंबर 5 क्या कहता है कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग जो है ना वह अनुनासिक, वह अनुनासिक और क्या है, अनुस्वार के साथ भी नहीं होता है। हमने क्या कहा, अनुस्वार और अनुनासिक के बाद उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। हमने कहा अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक के बाद, अनुनासिक के बाद उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग, उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। क्या कहा अपन ने कि अनुस्वार और अनुनासिक के साथ भी या अनुनासिक के बाद भी उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। यदि ऐसा किया जाएगा तो शब्द क्या मान लिया जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। शब्द क्या मान लिया जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। ऐसा क्यों, देखो हमने कहा शब्द लिखा जैसे अपन ने पंडित, ये अपन ने लिखा पंडित, ये पंडित लिखा। अब ये पंडित जो है इसमें क्या है, अनुस्वार, और अपना नियम कह रहा है अनुस्वार और अनुनासिक के बाद उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। तो अपन ने किया तो शब्द क्या हो जाएगा, गलत। जैसे शब्द लिखा अपन ने दंड, ये देखो ये अनुस्वार आ गया तो इसके साथ उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग होगा क्या, नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। यदि ऐसा किया जा रहा है तो शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा, गलत। आप इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पंडित, एक ही बात है दोस्तों। देखो ये अनुनासिक, अनुस्वार और ये पंचम वर्ण, एक ही बात है।
तो हम यूं कह सकते हैं अनुस्वार या पंचम वर्ण और अनुनासिक के बाद उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। यदि ऐसा हो रहा है तो शब्द क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो शब्द क्या है? गलत। शुद्ध क्या होंगे? हम लिखेंगे पंडित। ये पंडित बिल्कुल सही है। हमने लिखा दंड, ये दंड बिल्कुल सही है। और हमने लिखा पंडित, आप ऐसे लिखोगे तब भी ये बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। लेकिन अपन प्राथमिकता दे रहे हैं यहाँ पर, राइट? बात समझ में आ रही है? हमने क्या कहा? अनुस्वार और अनुनासिक के बाद उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। यदि ऐसा किया जा रहा है तो शब्द क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। शब्द क्या माना जाएगा? गलत। जैसे अपन ने लिखा ढूंढना, ये देखो ढूंढना, ये तो ये शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुनासिक आया कि नहीं आया? शब्द गलत है तो शुद्ध क्या होगा? ढूंढना। ये देखो, ये ढूंढना शब्द क्या है? बिल्कुल अब सही हो गया, क्योंकि अनुनासिक आ रहा था। बताओ आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था। जैसे अपन शब्द लिखते हैं एक मेंढक, ये मेंढक लिखा अपन ने, ये मेंढक, ये मेंढक। अब बताओ ये क्या सही है क्या गलत है? ये बताओ गलत है कि नहीं है? मेंढक क्यों? क्योंकि ये अनुनासिक है कि नहीं है? सिरो रेखा के ऊपर यदि मात्रा लगी हुई हो और वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना पड़े तो चंद्र बिंदु के नाम की अपन क्या लगा देते हैं? बिंदी लगा देते हैं। तो अनुनासिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसके साथ इसका प्रयोग होगा क्या? नहीं होगा। नियम साफ साफ कह रहा है दोस्तों, अनुस्वार बोले चाहे पंचम वर्ण बोले और अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या होता है? चंद्र बिंदु के बाद उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। तो ये शब्द क्या हुआ? बताओ गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो शुद्ध क्या होगा? केवल होता है मेंढक। क्या होता है? मेंढक। ये बिल्कुल सही लिखा जाएगा। यदि आपने ऐसा नहीं लिखा तो शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अपन बात जो करते हैं वो इसके अपवाद पर जब बात करें तो हम यूं कहते हैं कि शब्द लिखा अपन ने क्या? सूंड। ये देखो हमने क्या लिखा? सूंड। और हमने क्या लिखा? मुंडेर। हमने क्या लिखा? मुंडेर। ये देखो दोनों शब्दों को देखो आप पहले ध्यान से। हमने लिखा सूंड और हमने क्या लिखा? मुंडेर। ये दोनों शब्द जो है इसमें जो नियम है ना ये फॉलो नहीं हो रहा। मतलब सूंड और मुंडेर, ये अनुनासिक, ये भी अनुनासिक, और अनुनासिक के बाद में क्या आ रहा है? उत्क्षिप्त वर्ण आ रहा है। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो है ये इस नियम के अनुसार तो शब्द क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए थे। लेकिन ये शब्द क्या है? शुद्ध है, क्योंकि इनको क्या मान लिया गया है? अपवाद मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है दोस्तों? इन्हें अपवाद मान लिया गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शुद्ध है। तो अपन इन्हें लिख सकते हैं अपवाद है। अपवाद है क्योंकि ये शुद्ध है। ये क्या है? शुद्ध। तो अपन ने कौन सा नियम देखा? अनुस्वार व अनुनासिक के बाद भी उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। बताओ होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। तो ये अपना नियम नंबर कौन सा हुआ? नियम नंबर 5, अनुस्वार और अनुनासिक के बाद उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। तब अपन आगे बात करेंगे इनकी। तो अपन ने कहा था इनके बारे में पूरे के पूरे 5 देखे थे। नियम नंबर 1 देखा था क्या? कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। तो फिर नियम नंबर 2 पर बात की कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। तब नियम नंबर 3 पर बात की कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी नहीं होता है। तो फिर नियम नंबर 4 पर बात की कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में भी नहीं होता है। और फिर अपन ने नियम नंबर 5 पर बात की कि अनुस्वार या इसे पंचम वर्ण के लो और अनुनासिक के बाद उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। यदि ऐसा किया गया है तो शब्द क्या हो जाएगा? गलत। और फिर हमने कहा सूंड और ये मुंडेर जो शब्द है, ये सूंड और मुंडेर है, ये शुद्ध है। इनको क्या मान लिया गया है? अपवाद मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? अपवाद मान लिया गया है। तो लिख लो आप यहां तक। हो गया? चले आगे। तो ये अपन ने 5 नियमों पर बात कर ली है। बाकी एक नियमों पर जब अपन बात करते हैं तो अपन यूं कहते हैं कि उत्क्षिप्त वर्णों के साथ हल चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। इसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूं। और क्या कहा था अपन ने कि उत्क्षिप्त व्यंजनों के साथ हल का प्रयोग नहीं होता है। यदि आप हल का प्रयोग करोगे तो शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उत्क्षिप्त व्यंजनों के साथ हल का प्रयोग भी नहीं होता है। यहां तक अपन ने विस्तार से पढ़ने चर्चा कर लिए। चले आगे। यहां तक कोई डाउट नहीं है दोस्तों? चलो अब आगे बात कर लेते हैं अपन किसकी? मानक वर्णों की। देखो अगला टाइटल आया अपने पास में क्या? मानक वर्ण। कि कौन कौन से मानक वर्ण हैं। इन मानक वर्णों पर भी बात कर लेते हैं अपन कि किन्हें क्या मानकता प्रदान की गई है। उसके बाद थोड़ा सा आगे वर्गीकरण देखेंगे अपन। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? ख की। देखो
ये ख ऐसे लिखते थे पहले, तो ये ख थोड़ी रे यार, ये तो ऐसा लग रहा है रऊ। इसी कारण इसका मानकीकरण किया गया और मानकीकरण करके ये कहा गया है कि ये क्या बन जाएगा, ख। तो ये क्या कहलाया, ये मानक वर्ण कहलाया। क्या कहलाया, ये मानक वर्ण कहलाया। कौन सा वर्ण कहलाया भाई, मानक वर्ण कहलाया। क्या कहलाया, मानक वर्ण। अब देखो ये तो हमने कहा ये अमानक है और ये क्या कहलाया, मानक वर्ण। ये क्या है, बिल्कुल मानक वर्ण है। समझ में आ रहा है। आगे बात करें अपन और भी, तो आपने देखा होगा अपन लिखते हैं ये छ, ये छ। तो ये छ जो है ना, ये भी अमानक है। इसका मानकीकरण किया गया और बिल्कुल ऐसे लिखा जाने लगा। ये देखो ये भी मानक वर्ण है। और देखें तो आपने देखा होगा पहले ऐसे लिखा जाता था ये ज। अब बताओ ज है क्या, ये बताओ ज है क्या। ऐसा लगता है कि भ है। आपने देखा होगा झालावाड़ डिपो की बसों पे लिखा रहता था पहले ऐसे, कैसे ऐसे लिखा रहता था। ये झालावाड़ कम भालावाड़ ज्यादा लगता था, झालावाड़ कम भालावाड़ ज्यादा लगता था। तो ये ज, इसका भी मानकीकरण किया गया और मानकीकरण करके बिल्कुल इसे कैसा लिखा गया, ऐसे लिखा गया। ये भी अपना मानक वर्ण ही है। हो गया। और आगे चर्चा कर लेते हैं। देखो जैसे हमने कहा इसके बाद में ये ध, ये ध। अब ये क्या है, ध पता ही नहीं चल रहा। तो हमने क्या किया, इनके मानकीकरण करने के लिए क्या किया गया, इनका मानकीकरण करने के लिए इनके गुंडी लगाई गई। क्या लगाई गई, गुंडी। और गुंडी लगा के लिखा जाने लगा, ये ऐसा लिखा जाने लगा। अब ये बिल्कुल सही है, ये मानकीकृत वर्ण है ये भी। और आपको पता है हम पहले चर्चा कर चुके थे इस पर, क्या कि गुंडी वाले वर्ण और विसर्ग के ऊपर से सिरोरेखा कभी भी क्रॉस नहीं होती है, अर्थात सिरोरेखा को काट करके ही लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, काट करके ही लिखा जाता है। ये भी हो गया। और चर्चा कर लेते हैं। जैसे ऐसा ही था ये भ। अब ये भ है क्या, यदि मान लो सिरोरेखा लग गई, सिरोरेखा लग गई तो पता ही नहीं चलेगा। तो फिर इसका भी मानकीकरण किया गया और इन्हें भी गुंडी लगा के लिखा जाने लगा। ये देखो बिल्कुल ऐसे लिखा जाने लगा। तो ये भी कौन सा वर्ण है, ये भी मानक वर्ण है। कौन सा वर्ण हो जाएगा, मानक वर्ण। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। कौन सा बचा भाई, एक और देख लेते हैं अपन। कौन सा बचा, ग। हाँ ग। पहले ग को बिल्कुल ऐसे लिखते थे, ऐसे घुमा के, फिर इसे छोड़ा और इसे बिल्कुल ऐसे लिखने लगे, ऐसे। ये भी मानक वर्ण है। ये अपने कौन से वर्ण हुए, मानक। अर्थात ये अमानक वर्ण है ये वाले, और ये दोनों क्या मान लिए गए हैं, ये मानक वर्ण है। ये कौन से वर्ण है, मानक वर्ण। तो ध्यान दें दोस्तों, मानक वर्णों की बात करें, जब अपन बात करेंगे शब्दों की, तब हम अपन मानक शब्दों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इनका मानकीकरण कर दिया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि वर्ण जो थे वो भ्रम पैदा करते थे। हमने कहा था पता ही नहीं चलता ये भ एक ज है। इस कारण इन वर्णों का क्या किया गया, मानकीकरण किया गया। आ रही है बात समझ में। चलो चर्चा कर लेते हैं पर आगे और भी, आप छाप ले जहां तक। हो गया, चले दोस्तों आगे और भी। चलो अब चर्चा कर लेते हैं आगे की, और अपन बात करते हैं वर्णों की, कि किस प्रकार वर्णों को जोड़ा गया है, किस प्रकार 44 वर्ण थे, किस प्रकार ये 48 हुए, किस प्रकार ये 50 हुए, और किस प्रकार ये 52 हुए, और कौन कौन ने क्या क्या माने। तो अपन 2 सारணிयां बनाने की कोशिश करते हैं। तो सुने, सबसे पहले बात करते हैं वर्णों की गणित की। तो हमने क्या कहा कि कुल मूल वर्णों की संख्या, कुल मूल वर्णों की संख्या, ये देखो तुमने कहा कुल मूल वर्णों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 44 थी। इसमें क्या थे, 11 स्वर, 11 प्लस 33 बराबर कितने, 44। ये देखो इसमें 11 स्वर थे और 33 क्या थे, व्यंजन थे, राइट। दूसरा देखा अपन ने, तुमने कहा संयुक्ताक्षर सहित कुल मूल वर्णों की संख्या, संयुक्ताक्षर सहित कुल मूल वर्णों की संख्या, संयुक्ताक्षर सहित कुल मूल वर्णों की संख्या पूछी है उसने। तो देखो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि संयुक्ताक्षर कितने थे, संयुक्ताक्षर कितने थे, 4। कुल मूल वर्ण कितने थे, 44। तो 11 प्लस 4 प्लस 44 बराबर कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, यही होंगे। दूसरा प्रश्न एक और बन सकता है, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर रहित, देखो गौर फरमाना,
संयुक्ताक्षर रहित कुल मूल वर्णों की संख्या। देखो उसने क्या कहा है कि संयुक्ताक्षर रहित कुल मूल वर्णों की संख्या, तो अपन तो सीधा कर सकते हैं ना यार। क्या हमने क्या कहा सीधा, संयुक्ताक्षर सहित कुल मूल वर्णों की संख्या के लिए तो हमने कह दिया ये 4 माइनस 48 बराबर, तो हमने वापस क्या कह दिया 44। बात तो एक है, देखो समझने लायक है, कुछ भी नहीं है घुमाया। संयुक्ताक्षर से रहित कुल मूल वर्णों की संख्या होनी कितनी है 44 ही है, 44 ही थे। संयुक्ताक्षर सहित कुल मूल वर्णों की संख्या 48, 4 जोड़ दिए इतने हो गए। आगे बात करें तो हम ये सीधा कहेंगे इसके बाद में कि यार कुल वर्णों की संख्या, देखो कुल वर्णों की संख्या, ये देखो तुमने क्या कहा, कुल वर्णों की संख्या कितनी है 52, कितनी मान ली गई है 52 मान ली गई है। फिर एक और प्रश्न बनता है देखो, और ये क्या है, बाल पोथी अनुसार, बाल पोथी अनुसार वर्णों की संख्या। तो बाल पोथी अनुसार वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है भाई, तुमने कहा 49 है। कितनी है 49, कितने को छोड़कर, तुमने कहा 3 को छोड़कर, 3 को छोड़कर, 3 को छोड़ दिया बाल पोथी में। कौन कौन से, तुमने कहा ड अड और स्र, इन 3 को छोड़कर बाल पोथी में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है 49 मानी गई है। कितनी मानी गई दोस्तों 49 मानी गई है। कितनी मानी गई 49। अब ऐसा क्यों, तो सुने, हमने कहा कि कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी है 44, इसमें 11 स्वर थे और 33 क्या थे व्यंजन, 44 हुए। जब कहा संयुक्ताक्षर सहित, किसके सहित, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कितने हैं ये देखो 4, कुल मूल वर्ण कितने हैं 44, तो 4 + 44 बराबर कितने हो गए 48 हो गए। दूसरी बार उसने क्वेश्चन घुमाया और क्या कहा, संयुक्ताक्षर रहित कुल मूल वर्णों की संख्या, तो 48 में से 4 को वापस माइनस किया तो कितने आ गए 44 आ गए। फिर पूछा उसने कि कुल वर्णों की संख्या, तो कितनी 52, तो दोनों में ध्यान रखेंगे, कुल मूल वर्ण की संख्या पूछे तो 44 और कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे 52। और बाल पोथी के अनुसार वर्णों की संख्या 49, क्योंकि बाल पोथी में 3 को स्थान नहीं दिया गया, ड ड और स्र को। क्यों, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा जब छोटा होता है तो वो नहीं जानता कि कहाँ बिंदी लगानी है और कहाँ क्या करना है। इसी वजह से बच्चे के सामने सबसे पहले सरल चीजें प्रस्तुत की जाती है और फिर धीरे धीरे कठिनाई स्तर को बढ़ाया जाता है। इसी कारण बच्चा का दिमाग में भ्रम न आ जाए, बच्चा जिस धारा में प्रवाहित होना चाह रहा है उससे उसका मोह भंग न हो जाए, इसी कारण बच्चे के सामने सबसे पहले सरल चीजें रखी जाती है। और शिक्षण सूत्र भी है, सरल से किसकी ओर, कठिनता की ओर। तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब बताया जाता है, क्योंकि बच्चे का दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में तो अपन को सीधे ऐसे दिखते हैं, कभी यहाँ बिंदी लगाओ, कभी यहाँ बिंदी लगाओ, कभी ऊपर बिंदी लगाओ, तो बच्चे का दिमाग खराब नहीं हो जाएगा कि यार ये बिंदियों का क्या लफड़ा है। क्योंकि बिंदियों के कितने खतरनाक लफड़े होते हैं तो अपन जानते हैं बड़े होने के बाद, बच्चे को थोड़ी पता है। तो इसी वजह से इनको वहां बच्चे के सामने नहीं दिखाया जाता। तो स्थिति क्लियर है, छाप लो, फिर चर्चा करते हैं अपन आगे। एक डायग्राम पर और देखते हैं, चलें आगे। देखो दूसरा डायग्राम देखते हैं। तो हमने कहा कुल मूल वर्ण, देखो कुल मूल वर्ण कितने हैं भाई, तो हमने कहा 44 है। कितने हैं 44। अब ये 44 कौन कौन से हैं, तो हमने कहा 11 स्वर और 33 व्यंजन। ये देखो 11 स्वर और 33 व्यंजन थे कुल मूल वर्ण। फिर हमने क्या कहा, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कितने थे, तो हमने कहा 4। कौन कौन से, तुमने कहा च त्र ज और ये स्र, ये संयुक्ताक्षर आ गए। फिर हमने कहा 2 थे अपने पास में, क्या, अयोग वाह, ये अयोग वाह, संख्या थी 2। कौन कौन से, तुमने लिखा अंग और अह। इसके बाद में क्या है, उत्क्षिप्त, ये उत्क्षिप्त। कौन कौन से, ये 2 थे, तुमने कहा ड और अड। ये देखो ड और अड। इस प्रकार जब इन्हें टोटल करते हैं तो कुल वर्ण, कुल
वर्ण और कुल वर्णों की संख्या 44, 4 48, 2 50 और 2 कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 52। तो कुल वर्णों की संख्या भी कितनी मानी गई है हिंदी वर्णमाला में? 52 मानी गई है। जबकि कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 44 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 44। जबकि अपन बात करते हैं बहुत सारे विद्वानों के अनुसार वर्णों की संख्या अलग अलग मानी है। जैसे किसी ने कहा कि 4 और जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा है कि 52 में 4 जोड़ेंगे तो 56, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि वर्णों की संख्या कितनी है? 56 है। 56 कैसे है? इन 52 में 4 जोड़ेंगे, कौन से? आगत ध्वनियां। और आगत ध्वनियां 4 ही वर्तमान में प्रचलन में है। देखो ये ख ज और ये फ, ये देखो ख ज फ। बहुत सारे विद्वानों का मानना है ऐसा, ये ख ज फ। तो 52 में 4 जोड़ते टोटल कितने हो जाते हैं? 56 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 56 हो जाते हैं। बहुत सारे ने कहा है कि आगत जो ध्वनियां हैं उन्हें जोड़ो, और आगत ध्वनियां कौन कौन सी? क ख ग ज फ। तो यदि उन 5 को जोड़ देंगे तो 52 में 5 जोड़ते कितने हो जाते हैं? 57 हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अपन बात करें तो अपन तो सीधी सी बात करते हैं, इनके चक्कर में ना पढ़ करके हम तो सीधा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इनके बारे में? तो हमने कहा इसके पहले देखो, हमने कहा कि कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हमने कहा 44 है, 11 + 33। संयुक्ताक्षर सहित कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 + 44 बराबर कितने हो गए? 48। फिर हमने कहा संयुक्ताक्षर रहित कुल मूल वर्णों की संख्या, तो 4 - 48 बराबर कितने आ गए? 44 आ गए दोस्तों। और कुल वर्णों की संख्या जब वो पूछे तो कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। आ रहा है समझ में? और फिर जब वो कहे बाल पोथी अनुसार वर्णों की संख्या तो कितनी है? 49 है। कितनी है? 49। क्यों? क्योंकि बाल पोथी में वर्णों को स्थान नहीं दिया गया है। कौन से को? ड़, अड और स्र को। क्योंकि ये वर्ण क्या थे? भ्रम पैदा करते थे, बिंदियों का चक्कर। क्यों? क्योंकि स्पर्श व्यंजन जब बात करेंगे तो वहां तो आएगा ही नहीं, बिंदी आएगी नहीं, और यहाँ बिंदी आ रही है। अब बच्चा जब पहली बार लिखना सीखा है, वो ड सीखा है, और तभी आपको उसके यार यहाँ बिंदी लगाएगी तो ड हो जाएगा, इसे बोलेंगे। साइड में बिंदी लगाएंगे, पंचमाक्षर बिंदु, फिर कहोगे आप ये अंग है, तो बच्चे का दिमाग खराब न हो जाएगा। और उसी वजह से इनका प्रयोग नहीं किया गया है किसमें? बालपोथी में। फिर आगे बढ़े अपन, तुमने क्या कहा कि कुल मूल वर्ण कितने हैं? 44। इनमें 11 स्वर थे और 33 क्या थे? व्यंजन थे। संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4। कौन कौन से? तुमने कहा क्ष, त्र, ज और स्र। अब काम की बात और देख लेते दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं ये ग नहीं है, शुद्ध उच्चारण करें, कम से कम बचें गलत उच्चारण से। ये ज है, ज। ज क्यों है? क्योंकि देखो ये जो है ना, ये बनता है कहीं से? ज धनु, या धनु, अ से, तब जाकर बनता है ज। तो उच्चारण करके देखो ना रे यार दोस्तों, ये ज, या, अ, ज, तो उच्चारण क्या होगा? ज। और आप क्या बोलते हो? ज्ञ। तब जाकर यदि अपन बात करेंगे इसकी, तो ये क्या है? ये ज्ञान है। क्या ही है? ज्ञान। आप क्या बोलते हो? ज्ञान बोलते हो। तो शुद्ध बोलो रे यार। अरे कम से कम कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में जाओ आप बन के, वहां बच्चों को गलत पढ़ाओगे, मानते हैं सारी दुनिया गलत पढ़ा रही है, यदि आप भी गलत पढ़ा दोगे तो कौन सा पार्ट टूटेगा? नहीं टूटेगा। अरे लेकिन जिनको खुद पैदा करोगे, क्या बताओ उन्हें भी गलत बताओगे क्या? तो कम से कम उनके लिए तो शुद्ध उच्चारण करना सीखो ना रे यार। ये तो गलत बात है बिल्कुल आपकी, राइट ना? देखो तो इसे क्या बोलेंगे आज के बाद? जान बोलेंगे। बाबा रामदेव के भाषण सुने, वो भी बोलते हैं अपनी जान को बढ़ाओ। सुनना उनके भाषण, वो बोलते हैं अपनी जान को बढ़ाओ। अब आप सोच रहे होंगे जान को कैसे बढ़ाएं? एक तो अंदर है और दूसरी मिल नहीं रही। अरे भाई साहब, ये उस जान की नहीं करे जिसके चक्कर में आप पागल होते जा रहे हो। ये जो भेज्य में बैठा हुआ है ना, इस जान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? जान। उसी प्रकार जब अपन कहते हैं ना, देखो ये संज्ञा नहीं है, ये क्या है? संज्ञा है। क्या ये? संज्ञा। और हम बोलते हैं ना विज्ञान नहीं, विज्ञान। मनोविज्ञान नहीं, मनोविज्ञान होता है। तो कृपा बरसाएं कम से कम खुद के ऊपर। मेरे ऊपर तो क्या कृपा बरसाओगे, खुद के ऊपर ही बरसाओ और इनका शुद्ध उच्चारण करना सीखो। तो आज के बाद ध्यान देंगे। क्या है ये दोस्तों? संज्ञा। क्या है ये? संज्ञा, न कि संज्ञा। ये क्या है? ज्ञान। क्या है ये? ज्ञान, न कि ज्ञान। मनोविज्ञान, विज्ञान, इन सब का उच्चारण जो है आप शुद्ध करें, राइट? और फिर हमने कहा उत्क्षिप्त कौन कौन से? 2, ड़ और अड। और फिर हमने कहा कुल वर्ण कितने आ गए? 52 आ गए। इस प्रकार अभी तक अपने दोस्तों जो देखा वो वर्णों के बारे में बहुत सारी काम की बातें थी। इन सभी काम की बातों पर अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली है। आया समझ में? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई दोस्तों। कोई डाउट नहीं है? चले आगे, बोलो भाई बोलो, चले आगे। यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है।
तो ये इतनी सारी चीजें अपन ने विस्तार से देखी। अब ये देखो, देखते हैं वापस एक बार कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है आज की क्लास में, और फिर कल की जो लास्ट क्लास रहेगी उसमें अपन इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे, और उसके बाद इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उन सबको अपन सोल्व करेंगे, तब जाकर अपना पार्ट नंबर 1 समाप्त होगा दोस्तों। फिर देखते देखते कैसे प्रश्न बाहर निकलेगा, लेकिन जब तक आप जुड़े रहोगे तब तक ऐसा संभव है तो अपन कोशिश करेंगे कि पीपीटी को अपन लाइव क्लास के माध्यम से लेकर आए वर्ण विचार की। राइट दोस्तों, देखो हमने क्या पढ़ा था, द्विरुक्ति और द्वित्व व्यंजन से प्रारंभ किया था अपन ने। याद है आपको कि यदि एक जैसे शब्द साथ साथ आए तो उसे द्विरुक्ति कहते हैं, और द्वित्व व्यंजन यदि एक ही व्यंजन क्रमशः 2 बार आए तो उसे क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन। आगे बढ़े अपन तो देखो, रचना के आधार पर व्यंजनों के प्रकार देखे और किस प्रकार व्यंजनों को स्वर रहित किया जा सकता है, उन पर भी अपन ने विस्तार से चर्चा की। खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं ये, जिनके खड़ी पाई लगती है, ये खड़ी पाई दोस्तों बिल्कुल ये क्या है, खड़ी पाई। और खड़ी पाई वाले व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए उनकी खड़ी पाई क्या कर दी जाती है, हटा दी जाती है। ये देखो फलक वाले व्यंजन, फलक वाले व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए क्या किया जाता है, उनका द्वितीय फलक काट दिया जाता है। पेंदे वाले व्यंजन, पेंदे वाले व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। लेकिन ध्यान देंगे ये अड़ और अड उत्क्षिप्त वर्णों को हम स्वर रहित नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक साथ 2 चिन्हों का प्रयोग नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़े तो हमने कहा उत्क्षिप्त वर्णों के प्रयोग के नियम, क्या कहा, उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। राइट, तो कहाँ होता है, शब्द के मध्य में होता है। यह दूसरा नियम संभालो आप, उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य या फिर कहाँ होता है, अंत में। तीसरा क्या देखा कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी नहीं होता है। चौथा क्या देखा, उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में भी नहीं होता है। यदि ऐसा किया तो शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखा अनुस्वार, अनुस्वार ये जो है ना अनुस्वार, इसके बाद आप चाहो तो लिख सकते हो पंचम वर्ण भी। ये देखो ये अनुस्वार और आप पंचम वर्ण भी लिख सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है दोस्तों। अनुस्वार बोले, ये हमने कहा अनुस्वार, ये अपन क्या कह रहे हैं, पंचम वर्ण। ये अनुस्वार पंचम वर्ण, और अनुनासिक के बाद उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। यदि ऐसा करोगे तो आप गलत माना जाएगा। अनुनासिक का मतलब चंद्रबिंदु, लेकिन ये सूंड और मुंडेरिये क्या मान लिए गए हैं, अपवाद, क्योंकि क्या है, शुद्ध है। और आगे बढ़े तो देखो हमने कहा मानक वर्ण, मानक वर्ण कौन कौन से हैं, तो हमने कहा ऐसे लिखा जाता था पहले ख, जबकि पता ही नहीं चलता ये क्या है, रव है, ख है, तो ये मानक वर्ण। ये छ बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, ये ज नहीं है, ऐसा लगता है भ है, इस कारण ये झ ऐसा लिखा जाने लगा। ये देखो ध गलत है, ऐसा लिखते हैं, ब गलत है, ऐसा लिखते हैं, और ये ग गलत है, बिल्कुल ऐसा लिखते हैं। इस प्रकार अपन ने मानक वर्णों पर भी बात कर लिया दोस्तों। और आगे बढ़े तो देखो कुल मूल वर्णों की संख्या 11 + 33 = 44 है। राइट, ये देखो संयुक्त अक्षर सहित कुल मूल वर्णों की संख्या 48 है, संयुक्त अक्षर रहित कुल मूल वर्णों की संख्या 44 है, कुल वर्णों की संख्या 52 है। बाल पोथी के अनुसार वर्णों की संख्या 49, क्योंकि बाल पोथी में इन 3 को स्थान नहीं दिया गया है। कौन कौन से, ड़, अड और स्र को, इनको बाल पोथी में स्थान नहीं दिया गया है। और फिर अपन आगे बढ़े, लास्ट एक और भी टाइटल, तो हमने कहा कुल मूल वर्ण ये 44 है। इसमें क्या आते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन, संयुक्त अक्षर 4, क्ष, त्र, ज और स्र, अयोग वाह 2, अंग और अह, उत्क्षिप्त 2, ड़ और अड। इस प्रकार हमने कहा कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 52 मानी गई है। यहां तक आज की कक्षा में अपन ने वर्णों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां जो कॉमन से लेकर स्टार्ट की थी वो पूरी कर ली है। अब वर्णों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो बाद में हैं उन पर चर्चा करेंगे, और इनके फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अपन विस्तार से सोल्व करेंगे, तब जाकर अपना पार्ट नंबर 1 जो है वो समाप्त होगा दोस्तों। तो जहां तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।